The next day we will be discussing pharmacotherapy of thyroid disorders. So it will be covered in two classes. So the first class is today pharmacotherapy of thyroid disorder, and you can see the image and it, what does it signify? Butterfly shaped thyroid gland. Okay. So you all know physiology of thyroid T3 and T4. So when we compare T3 to T4, which one of the option will be correct? B, C, A. Okay, so T3 thyroid gland secretes mainly two important hormone, that is T3 and T4, and there is difference between them. T3 is more potent, not less potent. ठीक है, T3 is more potent. Second is T3 is less protein bound. Then T3 is shorter acting. Okay, and T3 has faster onset of action. So this is the difference between T3 and T4. T3 is more potent. What is the significance of it being more potent? ये तो आपने पढ़ लिया कि ये मोर पोटेंट है, ये लेस पोटेंट है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए इसको दिमाग में रखिएगा, ये हम लोग आएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे तब काम आएगा. प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है T3 का 1 डे है, और प्लाज्मा हाफ लाइफ T4 का 6 to 8 डेज, कुछ बुक में 7 डेज एवरेज लिखते हैं. KD त्रिपाठी में शायद 4 डेज लिखा हुआ है, जो कि गलत है. ठीक है. ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो 2 to 4 आवर्स में T3 का एक्शन आ जाता है, लेकिन T4 को एक्ट करने में 3 to 5 डेज लगते हैं. बायोअवेलेबिलिटी का बात करते हैं तो T3 इज 95% बायोअवेलेबल, while T4 is 40 to 80%, means there is a huge variation in bioavailability. अब इसके आधार पे बताइए कि क्रोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए कौन सा ड्रग चुनेंगे, T3 या T4? क्यों क्यों इनमें से क्या मतलब प्रॉपर्टी जो आपको लग रहा है कि T4 मतलब चुनना चाहिए क्रोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए? लॉन्गर एक्शन है, तो लॉन्गर एक्शन के चलते क्या होगा, फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं देना पड़ेगा, वंस डेली डोजिंग से काम आपका चल जाएगा. लेकिन T3 में आपको मल्टीपल डोजिंग देना पड़ेगा डे में. ठीक है. लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन T3 का बहुत बढ़िया है, तुरंत एक्ट करेगा. T4 का 3 to 5 डेज काम लगेगा. तो तब भी आप T4 चुनना चाहते हैं. और तीसरा बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, 95% है. इसमें पता ही नहीं है कि कितना एब्जॉर्ब होगा, 40% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है. तो अगर देखा जाए तो अगर हाफ लाइफ को छोड़ दें तो बाकी तो सारे प्रॉपर्टी इसमें अच्छे हैं, मोर पोटेंट है, तो फिर T3 आप क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, क्यों T4 प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे? अब वही क्वेश्चन है कि कौन सा आप हार्मोन यूज करना चाहेंगे क्रोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए. अब क्या है कि T4 जो है ओरली अवेलेबल है, T3 ओरल और IV भी अवेलेबल है. फिर इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, ओरल T4 T3 कॉम्बिनेशन भी आता है. तो इनमें से क्या आप यूज करना चाहेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको मतलब हाइपोथायराइडिज्म है और आप थायराइड सप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं?
तो प्रिपरेशन समझ गए, फॉर्मुलेशन क्या क्या कैसे अवेलेबल है, T4 और T3 कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है, IV में T3 अवेलेबल है। तो अब आप बताइए कि क्या यूज़ करना चाहेंगे आप। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मतलब T4 जो है लेस पोटेंट है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर थोड़ा बहुत आप इधर उधर जाते हैं नॉर्मल रेंज के, तो पेशेंट विल नॉट हैव प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स। थायरोटॉक्सिकोसिस का मान लीजिए आप हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट कर रहे हैं और डोजिंग में आपका गलती हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है डोजिंग तो इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन T3 जो मतलब 5 to 6 टाइम मोर पोटेंट है, वो अगर आप बिल्कुल भी गलती करते हैं डोजिंग में तो आपका प्रॉब्लम सिचुएशन आ सकता है, और ख़ास करके एल्डरली और कार्डियक पेशेंट में। क्योंकि आपको मालूम है कि थायराइड हार्मोन का एक्शन हार्ट पे क्या होता है, हार्ट पे क्या एक्ट करता है, थायराइड हार्मोन कैसा एक्शन रहता है। तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो सारा एक्टिविटी बढ़ा देता है हार्ट का, है ना, एंड इट प्रीडिस्पोजेस द हार्ट टू इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, जिसके चलते अरिदमिया का चांसेस बढ़ जाता है, खास करके एट्रियल फिब्रिलेशन का। ठीक है, तो इसीलिए कार्डियक पेशेंट हो गए, एल्डरली पेशेंट हो गए, उनमें हल्का सा भी अगर इधर उधर होता है तो प्रॉब्लम सिचुएशन अराइज हो जाती है। इसीलिए T4 जो है क्रोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए प्रेफर्ड ड्रग है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सारे फॉर्मुलेशन बाजार में आए क्यों है, IV थायरोनिन मतलब IV T3 या फिर इनका कॉम्बिनेशन, इनका मार्केट में आने का क्या मतलब फायदा है जब T4 ही यूज करना है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत बार माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर हो सकता है। सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म इज नोन एज मिक्सडीमा कोमा। ठीक है, मिक्सडीमा कोमा जो है वो इमरजेंसी कंडीशन होता है, उसमें आप चाहते हैं कि ड्रग जो है फास्ट एक्ट करे, है ना। तो उस समय आपका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होगा रिप्लेसमेंट के लिए, T3, है ना। अब क्या है कि इंडिया में T3 फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो बाई चांस अगर आपके हॉस्पिटल में T3 अवेलेबल नहीं है, T4 ही है, तो अब ओरल फॉर्मुलेशन को आप फास्टर ऑनसेट कैसे बना सकते हैं एक्शन में, ओरल फॉर्मुलेशन को कैसे आप फास्टर ऑनसेट कर सकते हैं एक्शन उसका। आप लोग पढ़े हैं कि टैबलेट जो है उसको पहले क्या होना पड़ता है, डिसइंटीग्रेट, टूटना पड़ता है ना उसको, फिर वो डिसॉल्व होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप पहले ये काम करके दे दे पेशेंट को तो जल्दी एक्शन हो जाएगा। तो जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे इस तरीके से जल्दी एक्शन के लिए कोशिश किया जाता है कि जल्दी एब्जॉर्प्शन और जल्दी एक्शन हो। ठीक है, अब ओरल थायरोक्सिन और थायरोनिन कॉम्बिनेशन जो है उसका क्या इंडिकेशन है। तो बहुत बार क्या होता है कि T4 के बाद में जब हम लोगों ने फुल रिप्लेसमेंट कर दिया, थायराइड स्टेटस नॉर्मल है, उसके बाद भी कुछ पेशेंट है जो सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म परसिस्ट करता है, और उसके पीछे ये कारण है, आप लोग पढ़े होंगे कि T4 जो है T3 में कन्वर्ट होता है टिश्यू में, है ना। और इसको कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम काम करता है, T4 को डी आयोडीनेज। अब डी आयोडीनेज दो तरीके के होते हैं, 1 और 2। पेरिफेरी में 2 होते हैं और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में 1 होते हैं। तो बहुत पेशेंट में डी आयोडीनेज एंजाइम जो है उसका एक्सप्रेशन जो है कम होता है, तो उस केस में T4 जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। T4 T3 का कॉम्बिनेशन देते हैं तो उनमें उन टाइप ऑफ पेशेंट में
मतलब इट प्रोवाइड्स रिलीफ। तो आप समझ गए कौन सा फॉर्मुलेशन कब यूज करना है। हाँ, तो ये हम लोगों ने बात कर ही लिया था, मोर पोटेंट है तो ग्रेटर कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, इसलिए T3 का यूज नहीं करते हैं। और T4 कॉम्बिनेशन यूजुअली, T4 और T3 कॉम्बिनेशन क्यों यूजुअली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि T4 और T3 थायराइड हार्मोन किस रेशियो में सिक्रीट करता है। लिखा है ना 11:1। लेकिन जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट में वो है 4:1। तो जब ये बनाया गया था कॉम्बिनेशन को, तो सोचा गया था कि ये फिजियोलॉजिकली एकदम रिजेंबल करेगा। जैसे डायबिटीज के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेस्ट ड्रग जो है उसमें कौन है, डायबिटीज में बेस्ट ड्रग कौन है, इंसुलिन, है ना। इंसुलिन इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट। अब इंसुलिन को अलग अलग रेजिमेन है जिससे वो कोशिश किया जाता है कि बायोलॉजिकली जैसे सिक्रीट होता है इंसुलिन, वैसे मतलब इंसुलिन भी हम लोग प्रोवाइड करें ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी को मैच कर सके। तो इसीलिए ये भी कंसेप्ट आया था कि T4 और T3 कॉम्बिनेशन में देंगे तो थायराइड ग्लैंड, क्योंकि T4 T3 दोनों ही सीक्रेट करता है और कॉम्बिनेशन में सीक्रेट करता है, तो हो सकता है कि हम लोग को फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एडवांटेज मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक ही इंडिकेशन बचता है T4 और T3 में कि जो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है T4 को, उस पेशेंट में हम लोग T4 T3 कॉम्बिनेशन देते हैं। अब मान लीजिए आपने थायरॉक्सिन दे दिया, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट था, उसको थायरॉक्सिन प्रोवाइड कर दिया। अब आप उसको वापस बुलाते हैं डोज टाइट्रेशन करने के लिए। तो कब, कितने मतलब टाइम में बुलाएंगे, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। मतलब पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का आया था, आपने एक इनिशियल डोज चालू कर दिया और फिर देखने के लिए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, अब आप उसको कब बुलाएंगे, 3 वीक, 3। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों ने देखा था T4 का हाफ लाइफ कितना था। हाँ, 6 to 8, एवरेज माने तो 7। स्टेडी स्टेट कब अचीव होगा, 4 to 5 में। तो कितना वीक बाद बुलाना चाहिए, 4 वीक में, है ना। इसीलिए पेशेंट को 4 वीक के बाद बुलाया जाता है। लेकिन बहुत जन जल्दी भी बुला लेते हैं, उसके पीछे से मॉनिटरी इशू होता है। अब अगर 4 वीक से पहले अगर आप बुला ले तो क्या मतलब डिसएडवांटेज है, अभी तक स्टेडी स्टेट पहुंचा नहीं है, अब आप डोज इंक्रीज करोगे, जब स्टेडी स्टेट पहुंचेगा तो हो सकता है टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाए वो, है ना। तो 4 वीक पे आपको पेशेंट को बुलाना है, तो इसीलिए टी हाफ जो है इसका इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। अब हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग टाइट्रेट करेंगे ड्रग को, इनिशियली स्मॉल डोज देंगे फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो एक ब्रांड है थायरोनॉर्म, है ना, आप लोग जानते भी होंगे उसको। तो उसमें जो मतलब वेरिएशन है, डोज रेंज अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है। पर 12.5 इसमें दिया हुआ नहीं है, 12.5 माइक्रोग्राम से स्टार्ट होता है और उसके बाद इन सारे डोजेस में, इन सारे स्ट्रेंथ में अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए, ताकि आप बिल्कुल माइनर वेरिएशन कर सके थायराइड हार्मोन का ट्रीटमेंट में। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये मल्टीपल मतलब स्ट्रेंथ में आता है और अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ आपको चुनना होता है ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट है हाइपोथायराइडिज्म का, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि पेशेंट जो है उसका थायराइड स्टेटस नॉर्मल हो गया है, बताइए, क्या टेस्ट करवाएंगे।
आप थायराइड हार्मोन दे रहे हैं, फिर 4 हफ्ते के बाद में एक टेस्ट करवा के बुलाएंगे कि भाई थायराइड स्टेटस क्या है इसका, तो उसमें क्या होना चाहिए? तो बहुत जन क्या करते हैं, सिर्फ TSH ऑर्डर करते हैं, T3 T4 नहीं करते, फ्री T3 और फ्री T4 नहीं करते थायराइड फंक्शन टेस्ट में। और वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट इनकर होता है पेशेंट को, है ना। लेकिन जो पेशेंट सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का केस है, सेंट्रल, अब हाइपोथायराइडिज्म जो है हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरीफे सेंट्रल और पेरिफेरल मतलब, पेरिफेरल मतलब कि आपका थायराइड टिश्यू मतलब किसी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और सेंट्रल में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस वर्क नहीं कर रहा है। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस नहीं वर्क कर रहा है तो TSH तो ऑलरेडी लो होगा आपका, तभी तो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है ना, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में। इसीलिए सिर्फ TSH को मार्कर यूज करके आप हाइपोथायराइडिज्म, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको फ्री T3 और T4 दोनों यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? अच्छा, अब ये केस देखिए, इस केस को पढ़िए, क्या मतलब इस केस में लगता है आपको कि क्या मतलब प्रॉब्लम है? कोई सिम्टम नहीं है हाइपोथायराइडिज्म का, एग्जामिनेशन में भी कोई सिम्टम्स नहीं आता है, कोई ड्रग नहीं ले रही है दैट कैन अफेक्ट थायराइड फंक्शन। देयर आर मैनी ड्रग्स दैट कैन अफेक्ट थायराइड फंक्शन, कैन यू नेम एनीवन? अरिदमिया में एक ड्रग यूज होता है, अम्योडारोन। तो अम्योडारोन जो है, इट अफेक्ट्स एंड इट कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म, इट कैन ऑल्सो कॉज हाइपरथायराइडिज्म, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए अम्योडारोन कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस। दूसरा और कौन सा ड्रग है जो कि मतलब हाइपोथायराइडिज्म कर सकता है? एंटी साइकोटिक में ड्रग है, मेनिया में यूज करते हैं, एल से नाम है, लिथियम। तो लिथियम वाले जो पेशेंट होते हैं 20 से 25% केसेस में हाइपोथायराइडिज्म उनमें होता है। तो लिथियम भी इंटरफेयर कैसे करता है सिंथेसिस से। तो ऐसे ये दो इम्पोर्टेंट ड्रग है, बाकी बहुत सारे ड्रग्स है दैट कैन इंटरफेयर, तो वो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पेशेंट में। अब आप मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट का मतलब वापस इवेल्युएट करवाते हैं उस पेशेंट का, और थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है ये रिजल्ट आता है, TSH बढ़ा हुआ है, T4 जो है नॉर्मल है, T3 जो है नॉर्मल है। तो इस केस में क्या करेंगे? थायराइड हार्मोन नॉर्मल है इस पेशेंट का, TSH बढ़ा हुआ है, कोई सिम्टम नहीं है और कोई आपका साइन नहीं है। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मतलब अभी क्लिनिकली मैनिफेस्ट नहीं किया है, ठीक है। अब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, और ये सबसे कॉमन फाइंडिंग है, अगर आप 100 जन का थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो अगर 80 जन में एबनॉर्मलिटी आता है तो 60 मतलब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म आएगा। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए कि नहीं? सिम्टम भी नहीं है पेशेंट को, थायराइड हार्मोन जो है नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है। तो इस केस में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में देखा गया है कि अगर TSH 10 से ज़्यादा है तो देखा गया है कि इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर मोटिलिटी और मॉर्बिडिटी होता है पेशेंट में। तो इसीलिए कोई पेशेंट जिसका TSH 10 से ज़्यादा है,
सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। T3 T4 नॉर्मल है और TSH 10 से ज़्यादा है, उस पेशेंट को आप ट्रीट कीजिए। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोई वुमेन जो है वो मतलब प्रेग्नेंट होने जा रही है और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, दैट शुड बी ट्रीटेड। क्यों? क्योंकि हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। थायराइड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। तो उस केस में हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते और वापस हम लोग सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को चाहे वैल्यू 10 से कम भी हो तो भी ट्रीट करेंगे। और यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो भी हम लोग ट्रीट करेंगे। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म प्रेग्नेंट वुमेन या फिर प्रेग्नेंट होने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हो या फिर मतलब इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, तो उन सारे केस में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म शुड बी ट्रीटेड। अदरवाइज 10 के ऊपर है और साथ में सिम्टम है तो बिल्कुल ट्रीट करना, नहीं तो 10 के ऊपर है तो ये फिर क्लिनिशियन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। तो आप समझ गए सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात किया था हाइपोथायराइडिज्म के केस में कि हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग स्मॉल डोज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन क्यों जरूरी है? टाइट्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि किस आदमी में कितना ग्लैंड एक्टिव है हमको नहीं पता है, और किस आदमी का बॉडी वेट कितना है, लीन बॉडी वेट कितना है, और बाकी जो मतलब आपका फैट ये सब है वो कितना है नहीं मालूम है। तो कोई स्टैंडर्ड डोज आप नहीं बना सकते हैं। स्टैंडर्ड डोज सिर्फ एक केस में बनाया जा सकता है, किलोग्राम के बेसिस पे। वो किस केस में बनाया जाएगा? किस केस में आप मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट किलोग्राम के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना चाहेंगे? मान लीजिए किसी को थायराइड कैंसर हुआ है और उसका इरेडिएशन या मतलब आपका सर्जरी करके उसका थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उस केस में अब बिल्कुल थायराइड ग्लैंड का हार्मोन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो अब आपको फुल रिप्लेसमेंट करना होगा। ये नहीं कि आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 1 महीना पेशेंट हाइपोथायराइड में रहेगा। समझ रहे बात को आप? तो इसीलिए फुल रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं ऐसे पेशेंट में जिसका थायराइड ग्लैंड का टिश्यू का एक्सक्रीशन मतलब हो गया है, मतलब कोई सर्जरी की वजह से या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी वजह से। उस केस में रिप्लेसमेंट डोज है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, कि ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आपको पेशेंट को देना है रिप्लेसमेंट में। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत बार कंजेनाइटल भी होता है। एक्वायर्ड तो हो ही सकता है, कंजेनाइटल भी होता है। तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म इज अ रिस्क फॉर, क्या होता है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म से? क्रेटिनिज्म होता है ना। तो अब जो है एक बार जब न्यूरॉन्स का, अब क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो सीएनएस डेवलपमेंट में क्या काम कराता है, साइनेप्स फॉर्मेशन, डेंड्राइट्स का प्रोलिफरेशन, ये सब काम कराता है। तो अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगा तो पेशेंट जो है मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। जो बच्चा को 1 साल में जो चीज़ कर लेना चाहिए था वो अब नहीं कर पाता है। तो इसीलिए, और वो इरिवर्सिबल है, तो इसीलिए इस केस में भी हम लोग एक लोडिंग डोज देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वेट नहीं करेंगे स्टेडी स्टेट का, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लोडिंग डोज से स्टार्ट करते हैं, 10 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी डेली। डोज इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इस केस में हम लोग लोडिंग डोज देते हैं, ना कि मतलब आराम से टाइट्रेट कर दें। तो ये मतलब एक थोड़ा सा आइडिया हो गया हम लोगों को कि
अब हम लोग बात करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स का बात करेंगे और हाइपोथायराइडिज्म का जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये क्लिनिकल हम लोगों ने देख लिया था और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब अब ये सब आप लोगों को पता है कि थायराइड यहाँ पे सिचुएटेड है, बटरफ्लाई शेप है। ये भी पता है कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस से। ये वही एक्सिस दिखा रखा है और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब आप देख रहे हैं कि बाकी जो हार्मोन का रेंज देखेंगे और थायराइड का नॉर्मल रेंज देखेंगे, थायराइड का नॉर्मल रेंज बहुत कम है बाकी अगर हार्मोन से आप कंपैरिजन करेंगे तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। हल्का सा भी चेंज होता है तो फीडबैक सिस्टम चालू हो जाता है और ये फीडबैक आप लोगों को मालूम ही है क्या होता है फीडबैक। अब सिंथेसिस का बात करते हैं तो सिंथेसिस कैसे होता है। सिंथेसिस आप लोगों को मालूम है कि आयोडीन लेते हैं, आयोडीन इज एन एसेंशियल थिंग फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है आयोडीन डेफिशिएंसी। लेकिन आजकल आयोडीन फोर्टिफिकेशन किया जाता है सॉल्ट का और मतलब इंडियन गवर्नमेंट का मतलब ये रूल भी है कि इतने पार्ट्स पर मिलियन इतने आयोडीन होना चाहिए सॉल्ट में। लेकिन फिर भी डाइट और ये सब चीज़ों के कारण बहुत सारे मतलब वेजिटेबल्स होते हैं डेट कैन इंटरफेयर विथ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। क्या आप बता सकते हैं कौन से वेजिटेबल्स होते हैं? कैबेज है ना। इस फैमिली के जितने भी है वो गोइट्रोजेंस होते हैं। ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आयोडीन डेफिशिएंसी से नहीं आ सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से बिल्कुल आ सकता है। और बहुत जन अलग अलग टाइप के नमक खाते हैं जो आयोडीन फोर्टिफाइड नहीं होते हैं रिलीजियस पर्पज से। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आयोडीन डेफिशिएंसी अभी भी मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का। अब आयोडीन जो है आपको मालूम है कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनसाइड द थायराइड फॉलिकुलर सेल, मतलब एक्टिवली कंसंट्रेट करता है ना थायराइड आयोडीन को। और कंसंट्रेट करके उसको वो स्टोर करता है एज अ कोलोइड जो मेनली थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। अब इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है उसका आयोडीनेशन होता है और उसके चलते आप लोगों को मालूम है थायराइड हार्मोन बनता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये बाकी ग्लैंड से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये हार्मोन को स्टोर करके रखता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट करके रखता है वैसे ये भी आपका हार्मोन को स्टोर करके रखता है कि अगर आयोडीन का वेरिएशन हो तो 5-6 महीने तक ये मतलब संभाल सकता है आपका। ठीक है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आयोडीन पास आउट हो रहा है एपाइकल सरफेस से कोलोइड में तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सिडेज। ये क्या करता है? थायराइड पेरोक्सिडेज क्या करता है? बताइए। ऑक्सीडेशन करता है। थायराइड पेरोक्सिडेज जो है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में ले आता है। फिर क्या करता है कि ऑक्सीडाइज स्टेट में आने के बाद में फिर टायरोसिन रेसिड्यू में जो कपलिंग होता है जो मतलब आपका आयोडीन बाइंड हो रहा होता है टायरोसिन रेसिड्यू में उसमें भी हेल्प करता है थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास ड्रग्स है डेट कैन इंटरफेयर विथ थायराइड पेरोक्सिडेज। ठीक है, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि टीएसएच जो मतलब आपका हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है वो आपका सारा का सारा एक्टिविटी इनहेंस कर देता है थायराइड का। कोई भी एक्टिविटी आप अगर लेंगे वो सारा एक्टिविटी इनहेंस हो जाता है। इसीलिए क्या होता है जब हाइपोथायराइडिज्म होता है मतलब आयोडीन का कमी होता है और नेगेटिव फीडबैक जाता है तो टीएसएच ज़्यादा रिलीज होता है। और टीएसएच ज़्यादा रिलीज होने के कारण क्या होता है आपका ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया होता है जो कि गोइटर के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। और बहुत बार ये इनफ होता है कि आपका T3 T4 नॉर्मल हो जाए लेकिन टीएसएच हाई रहे। ठीक है।
तो ये आपका फंक्शंस है, फंक्शंस ये सब आपको मालूम है कि क्या है फंक्शंस आपका। तो हाइपोथायराइडिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? एक तो आयोडीन डेफिशिएंसी हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो गया? हाइपोथायराइडिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो गया? थायराइड हो गया आप लोगों का पैथोलॉजी में? नहीं हुआ है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या आप लोगों ने पढ़ा है फिजियोलॉजी में कि क्या है आयोडीन डेफिशिएंसी के बाद में? तो मोस्ट कॉमन कॉज है थायरोइडाइटिस। ठीक है, थायरोइडाइटिस। तो जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है तो उसमें लगभग 80% चांस है कि थायरोइडाइटिस के चलते ही आपका डेफिशिएंसी होगा, मतलब डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। अब हाइपरथायराइडिज्म का बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हाइपरथायराइडिज्म में? ग्रेव्स डिजीज है, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर है, और तीसरा सॉलिटरी नोड्यूल्स है। सॉलिटरी नोड्यूल्स जो कि ऑटोनॉमस है। इस चीज को समझिए, अगर पढ़ाई नहीं हुआ है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर जिसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, और तीसरा है आपका सॉलिटरी नोड्यूल जो कि ऑटोनॉमस है। इन तीनों में अंतर क्या है कि ग्रेव्स डिजीज जो है वो तो अंडर द रेगुलेशन ऑफ टीएसएच है, लेकिन बाकी जो है टॉक्सिक नोडुलर गोइटर और ऑटोनॉमस नोड्यूल, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ टीएसएच। तो इससे हम लोग आप पढ़ेंगे कि क्या थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशन आता है। तो ये सब आप लोगों को मालूम है, ग्रेव्स डिजीज में ये साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के ये साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि मतलब अपोजिट टू हाइपरथायराइडिज्म है, क्रेटिनिज्म का दिखा रखा है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन का तो हम लोगों ने ब्रीफली बात कर लिया है। थायराइड इनहिबिटर्स हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स है। एक है जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और उसको हम लोग एंटी थायराइड ड्रग बोलते हैं। अगर एज ए बात करते हैं मीनिंग के फॉर्म में तो एंटी थायराइड ड्रग सारे का सारा कवर करेगा, लेकिन कन्वेंशनली ये माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि एंटी थायराइड ड्रग जब हम लोग टर्म यूज करेंगे इट विल रिफर टू ओनली दिस क्लास ऑफ ड्रग दैट इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ड्रग्स आता है केमिकली? ये क्या है? थायोअमाइड्स है। थायोअमाइड्स यानी इसमें सल्फर एटम है। ठीक है, थायोअमाइड्स यानी इसमें सल्फर एटम होता है। और हम लोग पढ़े जो भी ड्रग में सल्फर एटम होता है क्या प्रॉब्लम होता है उसके साथ में? हाँ, सल्फर एटम जिसमें होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? इतने सारे ड्रग्स पढ़ चुके हैं हम लोग जिसमें सल्फर एटम होता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है सल्फर एटम के साथ में? जो ड्रग में सल्फर एटम होता है एलर्जिक रिएक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन हार्मोन्स के साथ भी, इन ड्रग्स के साथ में भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन है, और सीवियर टाइप के एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब इसमें 3 ड्रग है एंटी थायराइड ड्रग में, प्रोफाइल थायरासिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। बाकी चीज सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये सब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन थेराप्यूटिक्स। सेकंड ड्रग है ड्रग्स दैट इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग। तो आयोडाइड ट्रैपिंग को कौन इनहिबिट करता है? अगर आप सेम एनायन दे दें और वो compete करेगा ट्रांसपोर्टर से तो आयोडाइड ट्रैपिंग को इनहिबिट किया जा सकता है। तो ये जो क्लास ऑफ ड्रग है ये अब यूज नहीं होता है, ये सिर्फ आपका दिया हुआ है नाम के लिए, हिस्टोरिकल पर्पस के लिए। तीसरा है इनहिबिट हार्मोन रिलीज। ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी ग्लैंड है, मतलब जितने भी ड्रग्स हैं, वो सारे को टाइम लगेगा काम करने में, लेकिन ये ड्रग जो है तुरंत हार्मोन रिलीज को इनिबिट कर देगा। इसीलिए इन ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं थायराइड कॉन्स्टिपेटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? थायराइड कॉन्स्टिपेटर्स, कि ये बिल्कुल इमीडिएटली रिलीज बंद कर देगा। तो ये ड्रग का कहाँ इंपॉर्टेंस आएगा थेराप्यूटिक्स में? कब आप इसको यूज करना चाहेंगे? हाइपरथायराइडिज्म में तो सारे ड्रग यूज कर रहे हैं, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में भी कब यूज करेंगे? तो जैसे मिक्स एडिमा कोमा इमरजेंसी है, वैसे ही हाइपरथायराइडिज्म इमरजेंसी क्या है? थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। तो उस केस में ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन प्ले करता है, क्योंकि ये तुरंत इनिबिट कर देगा रिलीज को। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने पढ़े हार्मोन सिंथेसिस इनिबिट कर रहा है पहला क्लास ऑफ ड्रग, और जो हार्मोन सिंथेसिस इनिबिट कर रहा है, थायराइड के पास तो स्टोरेज है 6 महीने के लिए, है ना? तो इसीलिए रिलीज जो इनिबिट करता है वो ड्रग इंपॉर्टेंट हो जाता है इमरजेंसी केसेस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस में। फिर है एक ड्रग क्लास है दैट डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो ये मतलब परमानेंट फीचर मतलब है। बाकी ड्रग्स जो है रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। जो भी मतलब आपका रिडक्शन होगा हाइपरथायराइडिज्म में वो परमानेंट होगा। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव आयोडीन को मतलब किस टाइप के इंडिविजुअल में प्रिफर नहीं किया जाता है? कोई आइडिया रेडियो एक्टिव आयोडीन को किस में नहीं प्रिफर करेंगे? क्योंकि यहाँ परमानेंट फीचर आ जाएगा, रिवर्सिबल नहीं है। जो मतलब आपने डिक्रीज कर दिया थायराइड फंक्शन, वो डिक्रीज हो गया। तो किस टाइप के पेशेंट में अवॉइड करना चाहेंगे? प्रेगनेंसी में तो करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना? वो तो एक खैर अलग चीज हो गया। और कोई पेशेंट में? यंग पेशेंट में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि थायराइड स्टेटस जो है फ्लक्चुएट करते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आपने ट्रीटमेंट चला दिया वही थायराइड स्टेटस रहेगा। हर साल आपको चेक कराना पड़ता है थायराइड स्टेटस, और कभी भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। और खास करके ग्रेव्स डिजीज में तो फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन है। तो इस वजह से मतलब जब भी आप परमानेंट चीज कर रहे हो तो ये चीज सोच के करें कि उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो ये सारे ड्रग्स है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है साइट ऑफ एक्शन। एनायन जो ड्रग्स थे हम बताए कि ट्रांसपोर्टर के साथ कंपीट करेगा, तो वो वहां पे एक्ट कर रहा है। जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स था प्रोफाइल थायरोसिल कार्बामिजोल, वो आपको कहाँ एक्ट कर रहा है? ये इनिबिट करता है थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को। और तीसरा आयोडाइड क्या कर रहा है? रिलीज को इनिबिट कर रहा है। रिलीज में आप लोगों को पता है क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में जो कोलोइड होता है उसका प्रोटियोलाइसिस होता है, और फिर थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। तो प्रोटियोलाइसिस को इनिबिट करता है आपका आयोडाइड। फिर आपका T4 T3 ब्लड में आ जाता है। अब क्या है कि बहुत सारे ड्रग है जो T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। उसमें एक एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर, दूसरा एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दूसरा एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है। तो T4 से T3 में कन्वर्शन जो ड्रग रोकता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपको मालूम है कि T3 जो है वो है एक्टिव फॉर्म, है ना? तो मान लीजिए किसी पेशेंट में थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है, आपने आयोडाइड दे दिया, अब और रिलीज नहीं होगा, लेकिन जो रिलीज हुआ है उसको काम करने से रोकने के लिए आप कौन सा ड्रग दे सकते हैं? कोई पेशेंट थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में आया है, बहुत मासिव अमाउंट में T4 उसके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब आप क्या करते हैं कि आयोडाइड दे दिए ताकि और रिलीज नहीं हो, लेकिन जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है उसके एक्शन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसके एक्शन को रोकने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जो कि T4 से T3 का कन्वर्शन को
रोकता है। ठीक है, दूसरा जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है यहाँ पे, इसमें प्रोफाइल थायोयूरासिल भी एक ऐसा ड्रग है जो कि T4 से T3 का कन्वर्शन को रोकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रोफाइल थायोयूरासिल जो है ये प्रिफर्ड है बाकी ड्रग्स से इन केस ऑफ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया है थायोमाइड्स में, जिसमें प्रोफाइल थायोसिल और मेथिमाजोल आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनिबिट थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। अगर ये भी एंजाइम का नाम भी भूल जाए तो इट इनिबिट्स थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, इतना याद रखिए। अब पेरोक्सिडेज एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, कपलिंग करता है। तो और इलाबोरेट कर सकते हैं कि कपलिंग और ये सब नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम इनिबिट कर लिख दीजिए कि इनिबिट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। नीचे जो दिया हुआ है T4 से T3 का कन्वर्शन सिर्फ कौन सा ड्रग रोकता है इसमें? प्रोफाइल थायोयूरासिल। अब अगर हम लोग इनका फार्माकाइनेटिक का डिफरेंस का बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल थायोयूरासिल जो है 80 to 90% बाउंड है और मेथिमाजोल जो है मोस्टली फ्री रहता है। अब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में, और हम लोगों को मालूम है हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी शुड बी ट्रीटेड, अगर अनट्रीटेड रहता है तो इट पोजेस रिस्क टू मदर एज वेल एज टू फीटस। तो अब इन दोनों ड्रग में से कौन सा ड्रग आप चुनेंगे? अगर प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो इन दोनों ड्रग में से कौन सा ड्रग चुनेंगे? तो हम लोग चुनेंगे प्रोफाइल थायोयूरासिल, क्योंकि ये 80 to 90% प्रोटीन बाउंड है तो प्लासेंटा को लेस फ्रीली क्रॉस कर पाएगा, है ना, और मेथिमाजोल जो है आराम से क्रॉस कर पाएगा। तो इसीलिए प्रोफाइल थायोयूरासिल जो है ड्रग ऑफ चॉइस बन जाता है प्रेगनेंसी के केस में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रोफाइल यूरासिल जो है उसका टी हाफ जो है बहुत शॉर्ट होता है इन कंपैरिजन टू मेथिमाजोल। तो प्रोफाइल थायोयूरासिल को आपको ट्वाइस और थ्राइस डोजिंग करना पड़ता है, मेथिमाजोल का वंस डेली डोज जो है सफाइस करता है। तो अगर नॉर्मल मतलब अगर थायराइड पेशेंट है जो प्रेग्नेंट नहीं है, उस केस में आप कौन सा ड्रग प्रीफर करेंगे? मेथिमाजोल, है ना, क्योंकि अब आपको लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं करना है तो कंप्लायंस अच्छा रहेगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का ये इंपॉर्टेंस है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट का नीड्स को टेलर कर सकते हैं। ये हाफ लाइफ हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि इसका शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसका लॉन्ग हाफ लाइफ है, और इसीलिए उसको ट्वाइस थ्राइस डेली देना पड़ता है, इसको सिंगल डोज देना पड़ता है। प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड हम लोगों ने बात कर ही लिया है। ब्रेस्ट फीडिंग का बात करते हैं कि अगर वुमेन ब्रेस्ट फीड कर रही है और थायरोटॉक्सिकोसिस या मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है तो कौन सा ड्रग करेंगे यूज? अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, प्रोफाइल थायोरासिल और मेथिमाजोल, लेकिन ये पुराना मतलब अपडेट किया हुआ है। अभी का नया अपडेट क्या है कि दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, वो सेफ है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के केस में प्रोफाइल थायोरासिल और मेथिमाजोल जो है दोनों ही आप यूज कर सकते इंटरचेंजेबली। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।